नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा एक्शन और कल अब शेयरों में कमाई के कहां पर मिल सकते हैं आपको मौके। आप भी पूछ सकते हैं अपना सवाल, हमें व्हाट्सएप करें, नंबर है 9582222666। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजें। #बाजार आज और कल जरूर लिखें। मेरे साथ कल की तैयारी कराने के लिए आपकी जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी होंगे। साथ ही आज एक खास मेहमान है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी और साथ ही जी बिजनेस रिसर्च टीम से वरुण दुबे से जानेंगे आखिर कल रिजर्व बैंक क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज कितना बढ़ने की संभावना है। बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के बाजार पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। तो कल पेश होने वाली आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से पहले हमने देखा आज बाजार पर रहा ज्यादा दबाव और इस भारी दबाव के बीच सेंसेक्स 568 अंक गिरकर 55,107 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 153 अंक टूटा, 16,416 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 314 अंकों की गिरावट दिखी और ये 34,996 के लेवल पर आज बंद हुआ। एडिटर स्टेक में अब अनिल जी से समझते हैं कि बाजार लगातार तीसरे कारोबारी दिन गिरकर क्यों बंद हुए। लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजारों में आज कमजोरी भरा सेशन रहा और इस कमजोरी की खास वजह यह थी कि दुनिया भर के बाजारों से संकेत थोड़े कमजोरी के आते दिखे। वैसे आप देखेंगे कि डाउ कल ऊपर बंद हुआ हल्के फुल्के हरे निशान में, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे कहीं कम मजबूती दिखी और सुबह से डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में, लाल निशान में आपको कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे और यही वजह थी भारतीय बाजार अच्छी खासी गिरावट के साथ खुले, क्योंकि कल जब हम बंद हुए थे दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए थे इस उम्मीद में बंद हुए थे कि अमेरिका में एक मजबूती वाला अच्छा ट्रेडिंग सेशन होगा। उसके विपरीत उतार चढ़ाव भरा एक शांत सेशन देखने को मिला क्लोजिंग के लिहाज से। अच्छा, कमजोर शुरुआत के बाद बाजार थोड़े वक्त तक इंतजार करने के बाद एक बार भी 16,400 के नीचे भी पहुंचे, लेकिन 16,350 के मजबूत सपोर्ट को होल्ड किया और वहीं से बाजार ने रिकवरी दी और फाइनली क्लोजिंग 16,400 के ऊपर देने में कामयाब रहे। तो क्लोजिंग के लिहाज से ठीक ठाक बंद हुए, कमजोर तो थे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। 16,350 के नीचे की क्लोजिंग ज्यादा खराब हो सकती थी। अब आइए बैंक निफ्टी, लगातार 35,000 के ऊपर बंद होने के बाद आज बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 35,000 के आसपास जाकर बंद हुआ। दिन के दौरान 35,000 के नीचे पहुंचा जरूर, लेकिन 34,800 के आसपास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसे होल्ड करके 35,000 के आसपास बंद हुए। अच्छी बात यह थी कि बाजार हल्के हो चुके हैं। कल बड़ी इवेंट है क्रेडिट पॉलिसी, उससे पहले काफी कुछ ट्रेडिंग पोजीशन हल्की हुई है। ग्लोबल सपोर्ट था नहीं, डाउ फ्यूचर्स करीबन 150 पॉइंट नीचे थे और इसी ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया और सारे ग्लोबल मार्केट्स काफी कमजोरी का ही रुझान दिखा रहे थे। ऑटो और बैंकिंग शेयरों ने आखिरी आधे पौन घंटे में थोड़ी रिकवरी की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल लगातार तीसरे दिन नेगेटिव क्लोजिंग थोड़ी सी ट्रेडर्स को एक बड़ी इवेंट के पहले जो कि कल की क्रेडिट पॉलिसी है सावधान करते हुए नजर आ रही है। अब आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की उसके आंकड़े भी देख लेते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 2,293 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 1,311 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आ रहे हैं। सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी हमारे साथ है। विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं। क्रेडिट पॉलिसी एक दिन पहले बाजार काफी ज्यादा दबाव में नजर आ रहे हैं, अभी फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे और साथ ही हफ्ते भर के नजरिए के लिहाज से पोजिशनल व्यू और साल भर का नजरिया, इन्वेस्टमेंट पिक कौन सी रहेगी आपकी तरफ से? हाँ बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजार में आज तीसरे दिन गिरावट का बाजार था, जिसके कारण कई सारे हैं। अगर हम इंटरनेशनल क्यूज देखें तो एक तो जब हम सुबह खुले तो एक तो क्रूड में ओवरनाइट एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, फिर अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, तो इन्फ्लेशन के जो कंसर्न्स है दुनिया भर में तो उसका एक इम्पैक्ट देखा जा रहा है। फिर जो एफआईज की जो लगातार बिकवाली चल रही है तो उसका भी एक असर दिख रहा है और कल हमारे यहाँ जो आरबीआई की पॉलिसी है उसमें ऐसे लगभग माना जा रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक की उम्मीद करनी चाहिए, तो वो मोर और लेस प्राइस्ड इन है। तो मुझे लगता है इन सब कारणों की वजह से बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट आज देखने को मिली। बट ये 3 दिन की गिरावट के बाद कल ये एक इवेंट जब खत्म हो जाता है जो आरबीआई की पॉलिसी का, और अगर आज यूएस के मार्केट्स कोई ज्यादा नहीं घटते या स्टेबल रहते हैं तो मुझे लगता है कल एक इवेंट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग की रिकवरी आ सकती है। तो उस लिहाज से बाजार कल के दिन मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक होना चाहिए
और जहां तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है, तो मेरी पोजिशनल पिक रहेगी कोचिन शिपयार्ड। एक बहुत ही दमदार कंपनी है, एक पीएसयू है और डिफेंस सेक्टर को कैटर करने वाली कंपनी है। भारत की पहली शिपयार्ड है, मार्की क्लाइंट लिस्ट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कैटर करती है, फिर इंडियन नेवी को, इंडियन कोस्ट गार्ड को और कई सारी ऑयल कंपनीज को कैटर करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स है और सरकार का जिस तरह से फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, डिफेंस के ऑर्डर ऊपर और जिस तरह से नए ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं डिफेंस कंपनीज को, मुझे लगता है ये एक स्टॉक बहुत अच्छा करना चाहिए। अच्छी डिविडेंड यील्ड है, 16 रुपए 60 पैसे का लास्ट ईयर डिविडेंड दिया, तो उस लिहाज से भी देखें तो 5% के करीब की डिविडेंड यील्ड आती है। तो मुझे लगता है 320-21 के लेवल पे आज जो स्टॉक बंद हुआ है यहाँ पे खरीदारी करें। इसमें मेरा पोजिशनली टारगेट है 360 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 305 रुपए का, ये कोचिन शिपयार्ड। और बाकी जहां तक लंबी अवधि के लिए निवेश का सवाल है, एक बहुत ही दमदार एमएनसी स्टॉक है ग्राइंडवेल नॉर्टन, जो कि आज 1715 के आसपास बंद हुआ है। ये फ्रेंच मल्टीनेशनल सेंट गोबेन ग्रुप की कंपनी है, जिसमें प्रोमोटर की अच्छी खासी 51% हिस्सेदारी है। कंपनी एब्रेसिव्स, फिर रिफ्रैक्टरीज, सेरामिक्स, सिलिकॉन कार्बाइड ये सब बनाती है। हाल ही में एक नया प्लांट भी इन्होंने स्टार्ट किया है इन जेवी विद जापानीज कंपनी, तो उससे भी फायदा होना है। बाकी एक बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स वाली दमदार कंपनी है और कई सारे जो ग्रोइंग सेक्टर्स है जैसे ऑटोमोटिव है, डिफेंस है, हेल्थ है, फूड है, इनको कैटर करती है। तो फंडामेंटली एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक को जो अपने हाल ही के हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करें। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 2250 रुपए का। तो विकास सेठी जी की 2 पिक्स जो उन्होंने बताए, पोजिशनल व्यू कोचिन शिपयार्ड में रखने की सलाह दे रहे हैं और साल भर का नजरिया ग्राइंडवेल नॉर्टन में रखने का सुझाव आ रहा है विकास सेठी जी की तरफ से। आइए अब लेते हैं कुछ कॉलर्स के सवाल भी, और पहला सवाल इस वक्त हमारे पास जो आ रहा है वो है जामनगर से देवेश शाह साहब का। ये एमआरपीएल पर सवाल पूछ रहे हैं। 630 शेयर इनके पास है एमआरपीएल के और इनकी खरीद है इस पर 65 की। सर्किट प्राइस बैंड में बदलाव से 5% से बढ़कर 20% जो हुआ है प्राइस बैंड इस शेयर का, उसके बाद शेयर में करीब हमने देखा 20% का उछाल देखा गया है। फिलहाल इन्हें मुनाफा भी है। एमआरपीएल में क्या करने की सलाह देंगे? देखिए स्वाति, जबरदस्त परफॉर्म किया है इस स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में। जब से हमने देखा क्रूड में जो एक उछाल चल रहा है, उसके कारण से जितने रिफाइनरी स्टॉक्स है जैसे एमआरपीएल है या चेन्नई पेट्रो है, एक दमदार तेजी इन स्टॉक्स में बनी। और आज तो इन दोनों स्टॉक्स में जो 5% की सर्किट लिमिट से बढ़ा के जब 20% किया, तो दोनों में 20% के सर्किट लग गए हैं। मुझे लगता है यहाँ से भी थोड़े अपसाइड इसमें और उम्मीद करनी चाहिए, तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए इसमें बिल्कुल बने रहने की सलाह है। एमआरपीएल में बने रहने की सलाह विकास सेठी जी की तरफ से। अगला सवाल दिल्ली से पूनम गुप्ता पूछ रही हैं। जुबलेंट फूड पर इनका सवाल है। 500 शेयर इनके पास है और इनकी खरीद है इस पर 636 की। हमने देखा एफएमसीजी शेयरों में चौतरफा गिरावट रही है और सेंटीमेंट कमजोर ही नजर आ रहे हैं और फिलहाल इन्हें अपने इस खरीद पर नुकसान भी हो रहा है। इन्हें जुबलेंट फूड पर क्या करने की सलाह देंगे विकास जी? देखिए करंट लेवल्स पे तो होल्ड करना चाहिए। हालांकि वैल्यूएशंस बहुत ही एक्सपेंसिव है, बट इस तरह की कंपनियां एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। मुझे लगता है इस स्टॉक में अभी तो बने रहे हैं, बट जो भी उछाल आता है उसमें एग्जिट करने की सोचे। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दीज काइंड ऑफ कंपनीज। एक लॉस मेकिंग कंपनी है और मुझे लगता है कि तेजी में इसमें निकलने की सलाह रहेगी। ओके, तो जुबलेंट फूड में तेजी में निकलने की सलाह यहां पर दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी साहब। आगे बढ़ते हैं और मुकेश गौतम का सवाल लेते हैं। कोलकाता से हमारे पास सवाल आ रहा है। ओएनजीसी पर इनका सवाल है। 300 शेयर है इनके पास, 150 इनकी खरीद है ओएनजीसी पर। हमने देखा गैस की कीमतों में तेजी से ओएनजीसी निफ्टी का टॉप गेनर भी बना। एमसीएक्स पर नेचुरल गैस रिकॉर्ड स्तर छू चुका है। ग्लोबल मार्केट में नेचुरल गैस 14 साल की ऊंचाई पर है। वैसे में ओएनजीसी पर आपका क्या व्यू है विकास जी? फिलहाल इन्हें मुनाफा ही हो रहा है अपने इस स्टॉक में। देखिए स्वाति, ये स्टॉक वैसे ज्यादा परफॉर्म नहीं करता, बट चूंकि सब तरह से इसके लिए खबरें पॉजिटिव है। एक तो क्रूड के दामों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है, फिर गैस के प्राइसेस पिछले 12-13 साल के हाईस पे चल रहे हैं, तो उस दोनों चीजों का फायदा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और आज जबकि बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट थी, ये आज निफ्टी का टॉप गेनर था। मुझे लगता है यहाँ से भी और थोड़े अपसाइड इस स्टॉक में आ सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह है। और मुझे लगता है जल्दी इसमें 175 तक के लेवल्स आ सकते हैं, वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
ओके, तो ओएनजीसी फिलहाल होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं आपको हमारे आज के एक्सपर्ट। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हावड़ा से कमलेश जी हमें सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल है टाइटन पर 35 शेयर इनके पास है टाइटन के, और इनकी खरीद है इस पर 2500 की। मॉनसून की जो रफ्तार है थोड़ी कमजोर पड़ी है, जिसकी वजह से ज्वेलरी शेयरों पर दबाव भी देखने को मिला है। टाइटन निफ्टी का टॉप लूजर भी बना, और जैसे कमजोर मॉनसून से ज्वेलरी की मांग में कमी काफी ज्यादा संभव है, और कमजोर मॉनसून से रूरल इनकम में भी कमी की आशंका है। तो अब क्योंकि बहुत सारे न्यूज बेस्ड हम इम्पैक्ट भी देख रहे हैं इस शेयर पर, फिलहाल टाइटन पर आपकी राय क्या रहेगी? ये नुकसान में है अभी। देखिए, इन्होंने खरीदी तो काफी ऊंचे लेवल्स पे की है और वहां से अच्छे खासे नुकसान पे बैठे हैं, और इन लेवल्स पे भी ये स्टॉक वैसे तो एक्सपेंसिव है, बट एक क्वालिटी कंपनी है और अच्छी खासी गिरावट के बाद मुझे लगता है यहाँ से थोड़े बहुत अपसाइड बन सकते हैं। तो इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए, और रैली कुछ आवे तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, फिलहाल करंट लेवल्स पर होल्ड करने की सलाह आपको टाइटन पर। गौरव प्रियदर्शी का सवाल है, झांसी से पूछ रहे हैं। बजाज फाइनेंस पर इनका सवाल है, 15 शेयर इनके पास है, और इनकी खरीद है इस पर 5525 की। आरबीआई पॉलिसी से पहले एनबीएफसी शेयर चौतरफा टूटे हैं, ये हमने देखा है, और फिलहाल बजाज फाइनेंस में जिनमें इन्हें मुनाफा हो रहा है, क्या करने की सलाह देंगे? नहीं, इसमें तो बने रहने की सलाह है। मुझे लगता है कल की आरबीआई पॉलिसी के बाद एक बार इवेंट आउट ऑफ द वे हो जाएगा, तो फिर ये जो एनबीएफसीज और बैंक्स जिनमें आज हमने दबाव देखा, तो मुझे लगता है वहां पे एक अच्छी तेजी बन सकती है, बिकॉज मार्केट्स हैव ऑलरेडी प्राइस्ड इन कि 50 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक कल आ सकती है। तो अगर उतनी आती है, उससे कम आती है, तो मुझे लगता है फिर अच्छा रहेगा इन सब सेक्टर्स, इन सब कंपनी के लिए। और ये एनबीएफसी सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है, बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। बजाज फाइनेंस को होल्ड करने की सलाह विकास जी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं हैदराबाद से। नजीर शेख साहब पूछ रहे हैं चंबल फर्टिलाइजर पर इनका सवाल है। 33 शेयर इनके पास है, जिसपे इनकी खरीद है 507 की। जैसा पहले हम बता रहे थे, मॉनसून कमजोर पड़ने से फर्टिलाइजर शेयर खासतौर पर गिरे हैं, और इस सीजन अब तक सामान्य से 31% कम बारिश हुई है, जैसा आईएमडी ने रिपोर्ट जारी की है। फिलहाल चंबल फर्टिलाइजर पर इन्हें नुकसान भी हो रहा है, क्या राय देंगे? देखिए, वैसे एक फंडामेंटली एक अच्छी क्वालिटी की फर्टिलाइजर कंपनी है। स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ, हालांकि निवेशक ने बहुत ऊंचे लेवल्स पे इसको खरीदा है। मुझे लगता है इन लेवल से तो अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में बनने चाहिए, तो यहाँ पे बिकवाली करने की सलाह नहीं रहेगी, होल्ड करने की सलाह। ओके, चंबल फर्टिलाइजर होल्ड करने की सलाह विकास जी की तरफ से। प्रतीक चौबे जी सवाल पूछे प्रयागराज से। भारत डायनेमिक्स पर इनका सवाल है, 100 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 650 की। डिफेंस शेयरों में हमने अच्छी तेजी देखी है। दरअसल एक न्यूज बेस्ड ड्रिवन ये तेजी है। देसी हथियार और रक्षा उपकरण दरअसल खरीदने को सरकार की तरफ से मंजूरी मिली, और सरकार लगभग 76,000 से ज्यादा करोड़ के देसी हथियार खरीदेगी। फिलहाल इन्हें मुनाफा भी है अपनी खरीद पर। भारत डायनेमिक्स, क्या राय रहेगी? नहीं, ये स्टॉक तो बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। भारत में डिफेंस वाली कंपनी, अभी थोड़ी देर पहले कोचिन शिपयार्ड मैंने रिकमेंड किया। मुझे लगता है भारत डायनेमिक्स बहुत ही सॉलिड जबरदस्त कंपनी है, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दिए पिछले साल भर में, और यहाँ से भी बहुत अच्छे अपसाइड आने चाहिए। रेगुलर इंटरवल पे इनको सरकार से बड़ा ऑर्डर मिलता है। अभी भी जैसे आपने बताया 76,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स की बातें हो रही है, आवंटन किए गए हैं, तो मुझे लगता है ये स्टॉक बड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो यहाँ पे होल्ड करना है, और यहाँ से सब्सटेंशियल अपसाइड ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर इस स्टॉक में देखे जाने चाहिए। ओके, भारत डायनेमिक्स में बने रहने की सलाह विकास सेठी जी की तरफ से। अगला सवाल कोलकाता से शमिक बोस पूछ रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक एक और बैंकिंग स्टॉक पर सवाल हमारे पास आ रहा है। 320 शेयर है, इनकी खरीद है 750 की। आरबीआई पॉलिसी से पहले बैंकिंग शेयरों में बिकवाली हावी रही है। ऐसे में आईसीआईसीआई बैंक में क्या करने की सलाह देंगे? नहीं, आईसीआईसीआई बैंक में भी करंट लेवल्स पे होल्ड ही करना है, या नया फ्रेश ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मेरा मानना है कि कल एक आरबीआई की पॉलिसी के बाद मुझे लगता है ये सेक्टर अच्छा करना चाहिए, एक बार इवेंट प्ले आउट हो जाने के बाद। और बाकी विद इन द प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस सबसे प्रेफर्ड बेट है। बहुत ही दमदार नतीजे थे इस क्वार्टर के, और स्टॉक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि अपने हाइट से ये भी करेक्ट हुआ है, बट मुझे लगता है एक बार सेंटिमेंट्स ठीक होंगे, बैंकिंग सेक्टर चलेगा, तो दिस वुड सर्टेनली आउट परफॉर्म। तो इन लेवल्स पे होल्ड तो करना ही है। बाकी कोई भी गिरावट मिलती है कोई कारण से, तो ऐड भी कर सकते हैं इस स्टॉक। फिलहाल करंट लेवल पर आईसीआईसीआई बैंक होल्ड करने की सलाह विकास सेठी जी की तरफ से।
अनिल कुमार शादरा से पूछ रहे हैं हमें सवाल। एसबीआई एक और बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक 2000 शेयर इनके पास है, 240 इनकी खरीद है। बैंकिंग शेयर तो लुढ़के हैं विकास जी, लेकिन शेयर में गिरावट के बावजूद इन्हें करीब दुगने का लाभ हो रहा है। ये इनके देखिए टोटल प्रॉफिट इन्हें कितना ज्यादा यहां पर हो रहा है। अब ऐसे में 4 लाख से ऊपर का प्रॉफिट है इन्हें। अपने इस खरीद पर क्या सलाह देंगे अनिल कुमार जी को एसबीआई पर? नहीं, अगेन बहुत अच्छा निवेश किया इन्होंने, बहुत अच्छे लेवल्स पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश किया और अभी तक बने रहे। हालांकि स्टॉक ने अपने जो ईयरली हाईज अराउंड 550 तक के करके फिर वहां से करेक्ट हुआ इन लाइन विद करेक्शन इन द मार्केट। बट आई एम श्योर एज एंड व्हेन मार्केट सेंटिमेंट्स ठीक होंगे, बाजार वापस नए हाईज की ओर जैसे ही अग्रसर होगा, एसबीआई वुड लीड द रैली। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल लंबी अवधि के लिहाज से करंट लेवल से भी बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास अच्छी क्वांटिटी है, मुझे लगता है अभी भी इसमें बने रहना चाहिए। या फिर वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अगर उनके पास यही एक स्टॉक है तो आधी क्वांटिटी बेच के आधी से जो भी अमाउंट उससे रियलाइज होता है उससे आईसीआईसीआई बैंक और खरीद सकते हैं। तो एक पब्लिक सेक्टर बैंक और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक का कॉम्बिनेशन हो जाएगा उनके पास। कल आने वाली है क्रेडिट पॉलिसी और इसमें आरबीआई की ओर से क्या हो सकते हैं ऐलान, इस पर जी बिजनेस ने किया एक एक्सपर्ट पोल और एक्सपर्ट पोल में क्या निकलकर सामने आया है। वरुण दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ है, उनसे समझते हैं। बताइए वरुण। देखिए, इस बार की आरबीआई की पॉलिसी में एक बात तो तय है कि रेट हाइक होने हैं। इसके लिए हमारे पोल पार्टिसिपेंट से पहला सवाल यही था कि कितना रेट हाइक आरबीआई करने वाला है। और यहाँ पे एक सुर में हमारे सभी के सभी पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि करीब 40 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक जो है आरबीआई करने वाला है। अगला सवाल हमारा रिवर्स रेपो रेट को लेकर था कि क्या आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में भी बढ़ोतरी करेगा। तो यहाँ पे 60% लोगों का कहना था कि नहीं, रिवर्स रेपो रेट में शायद आरबीआई बदलाव ना करे, लेकिन 40% लोगों का कहना था कि हाँ, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी कर सकता है। हमारा अगला सवाल सीआरआर को लेकर था कि क्या आरबीआई सीआरआर में कोई बढ़ोतरी करेगा। तो यहाँ पे 80% लोगों का कहना था कि नहीं, आरबीआई सीआरआर रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। 20% लोगों का कहना था कि हाँ, आरबीआई सीआरआर रेट में कोई बदलाव कर सकता है। अगला सवाल हमारा पॉलिसी स्टैंस को लेकर था कि क्या आरबीआई इस बार पॉलिसी स्टैंस अपना बदलेगा। तो यहाँ पे 80% लोगों का कहना था कि हाँ, आरबीआई अपना पॉलिसी स्टैंस बदलेगा, जबकि 20% लोगों का कहना था कि नहीं, आरबीआई अपना स्टैंस नहीं बदलने वाला है। यानी कि अकोमोडेटिव से अगर आप देखेंगे तो आरबीआई अपना स्टैंस इस बार बदलने वाला है। इन्फ्लेशन को लेकर अगला सवाल था कि क्या आरबीआई अपने इन्फ्लेशन के फोरकास्ट में इस बार बढ़ोतरी करेगा। तो यहाँ पे 80% लोगों का कहना था कि हाँ, आरबीआई बढ़ोतरी करेगा। 20% लोगों का कहना था कि आरबीआई बढ़ोतरी नहीं करने वाला है। आखिरी सवाल जीडीपी को लेकर था। हाल ही में आपने देखा काफ़ी सारे एजेंसीज ने भारत की जीडीपी के फोकास्ट को घटाया है, तो हमने जानना चाहा कि क्या आरबीआई भी अपने जीडीपी फोकास्ट को घटाएगा। तो यहाँ पे 60% का लोगों का कहना था कि नहीं, आरबीआई अपने जीडीपी फोकास्ट को नहीं घटाने वाला है, जबकि 40% पोल पार्टिसिपेंट्स का मानना था कि आरबीआई अपने जीडीपी फोकास्ट को घटा सकता है। तो इस पोल को अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो इस बार करीब 40 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक होने वाला है। आरबीआई अपना स्टैंड जो है अकोमोडेटिव से अब बदलने वाला है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन का जो उनका फोकास्ट है उसमें भी आरबीआई बढ़ोतरी कर सकता है। और अब कल के बाजार में आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए और बाजार के लिए अहम संकेत भी समझते हैं अनिल जी से। कल के बाजार को आप दो भागों में बांट दीजिए, एक पॉलिसी से पहले और दूसरा पॉलिसी के बाद। पॉलिसी से पहले 16,350 ये पहला सपोर्ट लेवल होगा जो आज का लो लेवल है। इसके नीचे फिसले तो 16,225, 16,275 एकदम मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 16,500 पार करके टिकेंगे तो ही मजबूती आएगी और अगर कर लिया तो 16,575, 16,625 ये वो रेंज होगी जो आप देखेंगे। लेकिन पॉलिसी के पहले शुरुआत करने के लिए आपको संकेत मिलेंगे अमेरिका से ही। डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स 75 पॉइंट नीचे। तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का कारोबार होता है, कल डाउ फ्यूचर्स कैसा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन उसके पहले एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमारे बाजार कल पॉलिसी से ठीक पहले काफी हल्की पोजीशन के साथ उतर रहे हैं। शॉर्ट पोजीशंस काफी हैं, लॉन्ग पोजीशंस काफी कम हो चुकी है, लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, तो पॉलिसी से पहले हल्के हैं। ऐसे में गवर्नर साहब पॉलिसी में क्या कहते हैं और क्या करते हैं उसके बाद बाजार की दिशा दशा वहां से बनती हुई दिखेगी। तो कल फिर से ओपनिंग के बजाय क्लोजिंग वाला मामला ज्यादा अहमियत वाला होगा। क्या बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयर जो अपनी लीडरशिप बनाए रखे हैं वो लीडरशिप फिर से कल आ सकती है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा।
बैंक निफ्टी के लेवल का जहां तक सवाल है 34,600 34,800 ये 200 पॉइंट की रेंज तुरंत सपोर्ट का काम करेगी बैंक निफ्टी पर। और ऊपरी स्तरों पर अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में 34,300 से लेकर, माफ कीजिएगा, 35,300 से लेकर 35,500 की रेंज है जहां पर आपको रुकावट आती हुई दिखेगी। तो देखते हैं कल क्रेडिट पॉलिसी के बड़े दिन बाजार का डायरेक्शन किस तरह का रहता है, स्पेशली पॉलिसी आने के बाद। आइए अब देख लेते हैं कल के दिन के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी। एक्सिस सिक्योरिटी के राजेश पालविया इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत करते हैं। कल के दिन के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? या गुड इवनिंग। सो देखिए, मार्केट में अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 16,400 से लेकर 16,650 एक रेंज में मार्केट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो आज के सेशन में ऑलमोस्ट लोअर बैंड पे आके मार्केट क्लोज होते हुए दिखा है 16,400 के नजदीक। हमें लगता है कि कल एक काफी बड़ा इवेंट है, उसके चलते हम पुट बेस के एक रेंज के आसपास क्लोज होते हुए दिखे तो हम यहाँ पे एक बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी को यहाँ पे इनिशिएट करने की सलाह देंगे। देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट यहाँ से एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ से बनाते हुए दिख सकता है, लेकिन रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम इसको स्प्रेड के थ्रू ट्रेड करेंगे। तो 16,400 को कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि करीब आज क्लोज हुआ 118 रुपए के आसपास। और उसके सामने हम इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए 16,550 का कॉल ऑप्शन सेल करने की सलाह देंगे, जो कि 54 रुपए के आसपास क्लोज हुआ। इसमें हमारा टोटल आउटफ्लो करीब 64 रुपीज का है। हम इस पे स्टॉप लॉस लगाएंगे करीब 30 रुपए का। तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट अगर कल के सेशन में 16,400 के आसपास ही ओपन होता है और आरबीआई पॉलिसी के बाद अगर मार्केट में जिस तरीके से पुट बेस बना हुआ और ये वॉयलेट नहीं होता है पुट बेस, तो यहाँ से एक पुल बैक के ट्रेड भी यहाँ से बनते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि एक रेंज के सपोर्ट के आसपास मार्केट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू कल के सेशन में हम बाय निफ्टी में अप्लाई करने की सलाह देंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो टाटा पावर के स्टॉक को देखा जा सकता है, काफी अच्छा एक्यूमुलेशन पिछले 2-3 वीक से देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में लास्ट के 1 घंटे में अच्छा रिएक्शन भी आते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से लॉन्ग साइड के ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है टाटा पावर में 245 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है 228 के स्टॉप लॉस। बहुत धन्यवाद राजेश जी, कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई आपने। और विकास जी, कल के लिए इंट्राडे पिक क्या है आपकी पसंद? हाँ बिल्कुल स्वाति, जो स्टॉक है वो कॉमन हो गया। राजेश पालविया जी ने भी टाटा पावर रिकमेंड किया और मुझे भी टाटा पावर कल के लिए पसंद है। आज ये 235 पे बंद हुआ। एक जबरदस्त कंपनी है, इस तिमाही के नतीजे बहुत ही दमदार थे, एबिटा मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और वैसे भी मुझे लगता है इस गिरावट के बाद ये स्टॉक बहुत अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। और हाल ही में ब्लैक रॉक और मुबादला ने भी इसके रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार में 4,000 करोड़ रुपए का निवेश का मंजूरी दी है। तो ऑल इन ऑल एक बढ़िया स्टॉक है और अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट रहेगा 245 का, स्टॉप लॉस रहेगा 230 रुपए का। इंट्राडे खरीदारी टाटा पावर में करने की सलाह विकास सेठी की। बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।